चाणक्य का ऐसा मानना था, उनकी एक नीति ये भी थी कि जो सीमाओं की सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है आंतरिक सुरक्षा एक राष्ट्र की। तो उस लिहाज से 138 करोड़ लोगों का देश की आंतरिक सुरक्षा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है और साथ में एक कॉम्प्लेक्स इशू भी बन जाता है। तो उस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे हम विमर्श करने की आज कोशिश करेंगे। पहला सवाल अपने पैनलिस्ट से पूछना चाहूँगा। उसकी भूमिका ऐसी है कि अगर आप कॉम्प्लेक्सिटीज देखें भारत की आंतरिक सुरक्षा की, एक बहुत बड़ी डाइकोटोमी नजर आती है। डाइकोटोमी ये है कि अगर आप पिछले 1-1.5 साल का ही वक्त पे थोड़ा सा नजर डालिएगा, कोविड पैंडेमिक जब शुरू हुआ, सब्सिक्वेंटली लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन में कुछ एजेंसीज की रिपोर्ट है कि लगभग 1 करोड़ के करीब माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं वो सड़कों पे दिखाई दिए। वो पैदल चले, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, अपने घरों पे गए। रास्ते में कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली मरे, ट्रेनों से कुछ ले गए, एक्सीडेंट्स में गए। उसके अलावा 1 साल हो गया, आज एक पूरा 1 साल हो गया, किसान जो हैं लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। एक 26 जनवरी की घटना को छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा अनिष्ट नहीं हुआ। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने नोटबंदी हम झेल लेते हैं, महंगाई हम झेल लेते हैं, इतने पेट्रोल डीजल के बीच में इतने भाव बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। बहुत कोविड में ही ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोगों की जानें गईं। उसके बाद सरकार ने क्या दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस बारे में हम बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं। लेकिन एक अफवाह आती है त्रिपुरा से और महाराष्ट्र में 3 शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये है पुष्पेंद्र जी से और पवन जी से भी कि क्या आपको लगता है कि जो धर्म जिसे हमें जोड़ना चाहिए था या धर्म जिसे हमारी सुरक्षा करनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमारी आंतरिक असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण बन गया है? जहाँ तक धर्म की बात आती है, धर्म को समझना ज़रूरी है और मैं बहुत बेबाकी से अपनी बात कहना चाहता हूँ। धर्म निश्चित रूप से जोड़ता है, मज़हब और रिलीजन नहीं जोड़ पा रहा है। धर्म को जब से हमने रिलीजन कहना शुरू कर दिया तो धर्म का जो बेस होता है, जो धर्म एक फंक्शनल तरीका है ज़िंदगी को जीने का, वो गायब हो गया। वो कुछ कर्मकांडों से उलझ कर रह गया। वह कुछ सिस्टम्स में जा फंसा, क्लर्जिक सिस्टम में जा फंसा और क्लर्जिक सिस्टम सीधे सीधे पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है और उस पॉलिटिक्स के तार कभी आसानी से दिखाई नहीं देते। हमें ये लगता है कि कहीं ये पाकिस्तान में है, जिया उल हक के हाथ में है, वहाँ भी नहीं है। हमें कभी ये लगता है दाऊद के हाथ में है, वहाँ भी नहीं है। हमें इन 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 उंगलियों का जो एक पपेट के रूप में बाकी लोगों को नचा रहा है वो पता नहीं होता। और ये रिलीजन जब पॉलिटिकल शेप ले लेता है तो ये जोड़ना बंद कर देता है। 1947 में हमने देखा उस धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। वो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि रिलीजन के आधार पर विभाजन हुआ था। धर्म हमेशा से जोड़ता आया है, पूरी दुनिया को जोड़ता आया है और उसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये है कि जिन लोगों ने धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाया, जिनके हृदय में धर्म बसता है, वो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं और उन्होंने धर्म से जुड़ना और जोड़ना सीखा है, प्यार करना सीखा है। लेकिन जब धर्म रिलीजन बन जाता है और रिलीजन का पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है तो यही धर्म जोड़ना बंद करके तोड़ना शुरू कर देता है। धर्म जो हमें सुरक्षा प्रदान करनी थी, जिसने हमें जोड़ना था, क्या वो एक धार्मिक उन्माद बहुत बड़ा कारण या सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आंतरिक असुरक्षा का? सबसे पहले तो ये जो ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल है, इसकी महत्वता इसलिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से कि मैं अपनी भाषा में बहुत जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। जब जूते और चप्पल एसी शोरूम में बिकने लगे तो किताबें फिर फुटपाथ पे मिलती हैं। ऐसे में इस लिटरेचर फेस्टिवल का बहुत महत्वपूर्ण एक रीज़न है कि ये होने चाहिए, जगह जगह होने चाहिए। और हमने किताबें जितनी पढ़ी, उस किताब में
हमने खबर नहीं ढूंढी, अपनी ख्वाहिश को ढूंढना शुरू किया। इसलिए वही किताबें पढ़ी जो हमें झूठ थी, जो हमको एक गलत नैरेटिव बताती थी, और असली किताबें थीं लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, इस देश को बौद्धिक एक आंदोलन देने वालों ने, विश्वविद्यालयों में अध्यापकों ने, सबने मिलकर के इस राष्ट्र के हर नागरिक के साथ एक जघन्य अपराध ये किया है कि सत्ताओं की चाटुकारिता में उन्होंने सत्य को छुपा करके असत्य को ही एक तरीके से एक कह सकते हैं कि परिभाषित कर दिया है, जिसकी वजह से आज जो भी कुछ हो रहा है, अभी कुछ देर पहले आज के मेहमान खुसूसी कह रहे थे कि आज मन की बात, फिर मन की बात से वो दिल की बात पे चले गए। वो उनका सियासी जुमला हो सकता है, लेकिन 70 सालों के बाद कम से कम पहली बार अपनी मन की बात तो कह पा रहे हैं, नहीं तो ये भी नहीं कह पा रहे थे। अब वो कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो सवाल पूछा है उसका पवन जी ने भी जवाब दिया। मैं ये मानता हूं कि जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ वो ये हुआ कि हमारे लोगों ने हमें बताया कि सारे धर्म बराबर हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड है। और हमारी संस्कृति में, हमारी आस्थाओं में, परंपरा में, हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, आपका कर्तव्य। एक माँ का कर्तव्य, एक अध्यापक का कर्तव्य, एक पिता का, भाई का, बेटे का, बहन का, सबका कर्तव्य तय है। रिलीजन को जब आपने ट्रांसलेट किया तो उर्दू में मजहब बताया और हिंदी में धर्म बताया। तो आप जब सारे धर्म बराबर हैं तो आप गधे और घोड़ों के बीच में तुलना करते हैं, और जब उस मजहब के साथ आप धर्म को खड़ा कर देते हैं, जिस धर्म के अंदर हर जीवन के हर भाग का एक कोई न कोई किस तरीके से करना है, कब क्या करना है, क्यों करना है, क्या उसके साइंटिफिक रीज़न है, क्या उसके भावनात्मक कारण हैं, उनको न बता करके जब हम धर्म की बात करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जिस विषय पर आपने ये चर्चा रखी है उसमें सबसे बड़ा अगर हम ये देखें तो आज का जो चैलेंज है वो ये है कि आज युद्ध, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, हमारे यहाँ अब हथियारों का युद्ध नहीं लड़ा जा रहा। और दुनिया मानती है, और मैं क्या, अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हैमिंगटन की किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसको भी आप पढ़िए, और सब ये मानते हैं कि अब बॉर्डर पर टैंकों से लड़ाई नहीं होने वाली है, मिसाइल्सों से नहीं लड़ाई होने वाली है। आज जो हम भारत को पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं वो है एक तरीके का नरेटिव का युद्ध है कि आपके अपने ही घर में, आपके अपने ही देश में, आपके अपने ही समाज में लोग आपके राष्ट्र के खिलाफ आपको खड़ा करते हैं उस नैरेटिव के माध्यम से, और लड़ाई घर घर में जगह जगह उस तरीके से हो रही है कि उस गलत नैरेटिव के कारण आप समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को सही बात नहीं बता पा रहे हैं। दुश्मन इस्लामाबाद में बैठा हो, वॉशिंगटन में बैठा हो या बांग्लादेश में बैठा हो, उसका नैरेटिव आपके घर में चल रहा है, और आपका बच्चा उसके नैरेटिव से, आपके समाज से आपको गलत साबित करने पे लगा हुआ है। तो ये एक बड़ी ताकत है, इससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उसमें सारे धर्म बराबर हैं, ये भी एक बड़ा फ्रॉड है, और इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, ये दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो हम इन चीज़ों को समझें, तब जाकर के हम सही नतीजे पे पहुँचेंगे। और धर्म के बारे में कहा कि जिस तरीके से त्रिपुरा का जिक्र किया गया, त्रिपुरा तो चलिए हमारे देश में है, लगता है चलिए झूठी खबरी सही। म्यांमार से हमारा क्या संबंध है, पैलेस्टाइन से हमारा क्या संबंध है? वहां पे पैलेस्टाइन पे पत्थर फेंकने वालों का लिए हिंदुस्तान में लोगों को क्यों दर्द होता है भाई? म्यांमार में जो वहां की सरकार है, वहां कौन मार रहा है, किसको मार रहा है, इसके लिए दर्द क्यों होता है भाई? और जिनको दर्द होता है उनसे भी मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान, जहां मैंने 12 साल नौकरी की, उस पाकिस्तान में हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों को मुहाजिर कहा जाता है, जिसे आप हिंदी में शरणार्थी कहते हैं। उन शरणार्थियों में से वहां की फौज का जो डाटा है उसमें 21,000 मुसलमानों की हत्या सिर्फ इसलिए की गई कि ये नकली मुसलमान हैं, ये असली मुसलमान नहीं हैं। लेकिन इसके लिए हिंदुस्तान में मैंने, रजा एकेडमी ने, मैंने कभी बॉम्बे के आज़ाद मैदान पे कोई धरना प्रदर्शन करते नहीं देखा है।
तो ये हमारे यहाँ एक जिसे कह सकते हैं बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच है। उस अप्रोच को राजनीतिक लोग अपने हिसाब से व्याख्यात करते हैं, लेकिन हम तमाम सारे लोग इन्हीं बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आज 26 नवंबर है, उसके बारे में आपके ऑर्गेनाइजर ने बताया। तो 26 नवंबर की घटना को अगर भारत के देश के तमाम सारे लोग आज भी अगर उसका सच नहीं जानना चाहते, आज भी ये समझते हैं कि किसी पड़ोस के मुल्क ने ये कर दिया, तो मैं समझता हूं कि आप भविष्य में 26/11 जैसी घटनाएं रोज होंगी, तब भी आप उसकी सही व्याख्या नहीं कर सकते। अगर उनको सही में समझना है तो तथ्यों को समझिए, फैक्ट को समझिए, इंटरप्रिटेशन को मत समझिए, ओपिनियन को मत समझिए। उस दिन हुआ क्या था, कैसे हुआ था, तब शायद आप 26/11 के जो लोग भी उसमें मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे। एक बात जो आपने कही कि सारे धर्म बराबर नहीं हैं। पहले तो 26/11 के बारे में हमने पहले बहुत सोचा और सोच विचार करके हमने ये फैसला किया कि हम कोस्ट लाइंस की सिक्योरिटी डिस्कस करने की बजाय जो सही में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं वो डिस्कस करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और ये जो मुद्दा मैंने शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपकी ये भी है कि सारे धर्म बराबर नहीं होते। एक सोच है कि अगर जब तक हम एक कॉन्डिसेंडिंग अप्रोच रखेंगे दूसरे धर्म के लिए, जब तक हम सारे धर्मों को बराबर नहीं समझेंगे, आपको नहीं लगता पुष्पेंद्र जी कि हम एक सद्भाव की भावना नहीं आ पाएगी? और बिना सद्भाव के आंतरिक सुरक्षा किसी भी समाज में, किसी भी देश में बहुत मुश्किल है। देखिए, आज तक हम एक ही बात समझते थे कि हमारे देश को बाहर से खतरा है, और बाहर से खतरा है तो मिग खरीदे गए, मिराज खरीदे गए, आजकल राफेल खरीद लिए गए। मेरी अपनी स्टडी ये कहती है कि भारत की सीमाओं को बाहर से कभी उतना खतरा नहीं रहा जितना आंतरिक खतरा रहा। और हम हिंदुस्तान में, चाहे मुंबई हो, नागपुर हो, दिल्ली हो, पटना हो, कोयम्बटूर हो, हम जो हिंदुस्तान में घटनाएं घटती हैं, हम ये समझते हैं कि ये इंटरनल हमारे यहाँ का मामला है। और मैं ये मानता हूँ कि भारत में जितनी इंटरनल घटनाएं घटती हैं उनका एक्सटर्नल लिंक ज़रूर होता है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। आज 26/11 है, इसलिए मैं उस सच्चाई को जिसका मैं आई विटनेस हूँ वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मेरे गुरु कर्नल RSN सिंह साहब ने भी एक किताब लिखी है, नो द एंटी नेशनल्स। वो हिंदी में भी आई है, इंग्लिश में भी आई है। उसमें एक पूरा चैप्टर है, और उस पूरे चैप्टर में एक चीज मिसिंग थी जो मैंने उनसे कहा कि आप नेक्स्ट उसमें ऐड करिएगा। 26/11 पाकिस्तान ने एग्जीक्यूट किया, प्लानिंग इंडिया में हुई और इंडिया की सरकार उसमें शामिल है। इसलिए लोगों को इन बातों में ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल ड्रिवन है। मेरा पॉलिटिक्स से न पहले कोई नाता था, न अब कोई नाता है। 26/11 के सारे फैक्ट इस देश के सामने नहीं रखे गए, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। जो आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब दूंगा, लेकिन 26/11 वाली बात फिर पीछे रह जाएगी, इसलिए बताना चाहता हूं मैं। भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी का एपरेटस होता है वो होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी के अंडर होता है। और जितने भी आप उसको कह सकते हैं एक ब्रॉडर सेंस में कि जो वॉर रूम ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी होता है, 24 नवंबर और 25 नवंबर को 4 महीने पहले जब ये घटना घटी, उस वक्त भारत का एक डेलीगेशन भारत के होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता की देख रेख में, जिसमें तमाम IB के लोग, फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग और तमाम वो लोग जो इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर जो कुछ होता है उसमें जो लोग निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, वो तमाम सारे लोग 2 दिन के पाकिस्तान के दौरे पर गए हुए थे। 24 और 25 नवंबर को इस्लामाबाद में एक बातचीत होनी थी, और 24-25 नवंबर को मधुकर गुप्ता की देखरेख में वो लोग वहाँ गए। और क्योंकि उस वक्त में पाकिस्तान के एक टेलीविज़न का इंडिया हेड था, तो मेरा यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में जाना लगातार रहता था, और पाकिस्तान से कोई आता था तो मुझे उसको कवर करना होता था। आप सोचिए कि 24-25 नवंबर को बातचीत हो गई, और उसी डेलीगेशन में एक साहब जिनका नाम मैं कम से कम उनकी सिक्योरिटी के कारण पब्लिक नहीं करता हूँ, वैसे सबको उनके बारे में पता भी है,
उनको कुछ गड़बड़ लगा और वो वहाँ से आना चाहते थे। यहाँ जब पूछा गया तो यहाँ से रोका गया, लेकिन रात में वो पाकिस्तान अथॉरिटी से उन्होंने बहुत कुछ कहा अपने घर के बारे में। हम लोगों की उनसे जीवित हैं वो अभी इशरत जहाँ के केस से उनको एक तरीके से बरी किया गया है। वो यहाँ हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने अपना इस बारे में कुछ बोले नहीं। और 25 तारीख को जब हिंदुस्तान का डेलीगेशन वहाँ से लौटने वाला था तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिनको वहाँ होना चाहिए था वो वहाँ नहीं थे। तो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने कहा कि हम आपकी मेहमान नवाजी जो पाकिस्तान की है वो हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करें, और आप हमारे साथ इस्लामाबाद जो एक हिल स्टेशन पे बना हुआ है उससे भी ऊपर एक हिल स्टेशन है मरी, वो 35 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप एक रात रुकें और हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाएं। पूरा डेलीगेशन मरी चला गया और मरी में सारे जैमर लगे हुए थे, वहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था। और वो पूरा डेलीगेशन वहाँ गया और जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुंबई में 26/11 का कसाब का ऑपरेशन चल रहा था, उस समय दिल्ली के अंदर एक विंडसर पैलेस नाम की जगह है जहां मेरिडियन होटल बना हुआ है। उस मेरिडियन होटल के उस सर्किल को विंडसर पैलेस कहते हैं और उसके 5 नंबर मकान में पिछले 15-20 साल से इंडियन वुमेन प्रेस क्लब चलता है जिसे IWPC कहते हैं। उस IWPC के अंदर उसी समय पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी उन महिलाओं के प्रेस क्लब में चिट चैट कर रहे थे। एंड बीइंग ए मीडिया पर्सन ऑफ पाकिस्तान मुझे उसमें रहना था। एग्जैक्ट किसी ने 9 बजने में 5 मिनट पे हाई कमीशन के किसी आदमी ने उनके कान में कुछ कहा, वो पूरी मीटिंग समाप्त हो गई और उसके बाद वो हाई कमीशन गए। हम सबको भी हाई कमीशन जाना था ब्रीफिंग के लिए, और फिर वहाँ से एक मैसेज आता है और एक स्पेशल चार्टर प्लेन से शाह मोहम्मद कुरैशी को वापस भेज दिया जाता है। RVS मनी जो उस होम मिनिस्ट्री में थे उनकी किताब को पढ़ लें, कर्नल RSN सिंह साहब की किताब को पढ़ लें, और जिस तरीके से ये 8 को हुआ उसके 4 या 5 महीने बाद इलेक्शन थे। फिर आप सोचिए कि उससे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदू टेरर की थ्योरी बनाई गई और फिर दूसरी चीज़ें कही गई, और उसके बाद जब कसाब को पकड़ा गया तो उसके हाथ में भी कलेवा बंधा हुआ था, और अगर वो मर जाता तो ये मुसीबत और बनती। और फिर 2009 का चुनाव कैसे जीता गया, और उसके बाद में फिर साध्वी प्रज्ञा भी हुई और पुरोहित भी हुआ, वो जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। तो मैं अगर कोई ये सोचे कि 26/11 एक विदेशी हमला था, मैं मानता हूँ कि एग्जीक्यूट करने वाले पाकिस्तान थे, लेकिन हिंदुस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उसको हमारे लोगों ने एग्जीक्यूट किया। और एक ही महीने के अंदर विद इन मंथ एक साहब जो एक उर्दू के जर्नलिस्ट थे उन्होंने एक किताब लिखी, और आपके महाराष्ट्र के उसमें कृपा शंकर साहब जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसमें दिग्विजय सिंह थे, उसमें महेश भट्ट थे, उसमें एक इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है जो उत्तर प्रदेश के देवबंद के में मौजूद है, उसको देवबंद स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, उसके अध्यक्ष मदनी साहब भी मौजूद थे। और एक ही महीने के अंदर भारत में इतने ज्ञानी लोग पैदा हो गए कि विद इन 1 मंथ एक किताब को लॉन्च किया गया, और उस किताब के लॉन्च करने में ये तमाम लोग शामिल थे, और किताब का नाम था 26/11 RSS की साजिश। पूरा नैरेटिव बदल दिया। तो हमारे यहां ये कहें कि RSS की साजिश है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता शामिल हैं, उसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया जो आप देवबंद में देख रहे हैं। तो आप ये माने कि ये इंटरनल प्रॉब्लम थी, मैं इसको इंटरनली मानता। इसलिए आज चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे CAA का आंदोलन हो, चाहे धारा 370 के हटने का मामला हो, ये इंटरनल मैटर नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं ये इंटरनल मैटर है। आपके यहाँ धारा 370 हटाई गई और इंग्लैंड के चुनाव के अंदर बाकायदा रेजोल्यूशन पास करवाया गया लेबर पार्टी से कि अगर आप पावर में आएंगे, और सारे मुसलमान उसमें सूडान के, नाइजीरिया के, सब जगह लोग थे। उस इलेक्शन को मैं मॉनिटर कर रहा था। आप सोचिए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, सूडान, नाइजीरिया के मुसलमानों ने लेबर पार्टी के ऊपर दबाव डाला कि आपको हम तभी वोट देंगे जब अपनी पार्टी में आप रेजोल्यूशन पास करेंगे, और बाय वर्च्यू ऑफ दैट यू आर ए मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UNO, तो आप जीतेंगे। तो भारत के खिलाफ धारा 370 हटाने के लिए UNO में वीटो लाएंगे आप। तो आपके धारा 370 सिर्फ इंटरनल मैटर तो नहीं थी,
उसके रेमिफिकेशन देखिए कहां कहां तक हैं। इसलिए मैं, जो भी घटना इस देश में हो रही है वो सिर्फ इंटरनल नहीं है, हर घटना के पीछे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, चाहे वो फंड के रूप में हो, चाहे नैरेटिव के रूप में हो, चाहे सेमिनार के रूप में हो। इसलिए मणिशंकर अय्यर की भाषा के बारे में हमारे मेहमान खुसूसी ने काफ़ी सारी बातें बताई, लेकिन मणिशंकर के अय्यर के बारे में ये नहीं बताया कि मणिशंकर अय्यर एक पार्टी के नेता होते हुए एक दुश्मन मुल्क में जाकर के, आप वहां की सरकार के और डिप्टी आईएसआई का चीफ बैठा हुआ है, आप उससे कह रहे हैं आप हमारी मदद कीजिए हिंदुस्तान में मोदी को हटाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसको इंटरनल सिक्योरिटी समझ रहे हैं और किसको एक्सटर्नल सिक्योरिटी समझ रहे हैं। रही बात धर्म की और सद्भाव की, 1947 में बहुत सद्भाव था, उससे पहले भी सद्भाव था। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जब दीवार में चिना जा रहा था तब भी सद्भाव था। तो सद्भाव दो उन लोगों में हो सकता है जिसमें सोच एक हो, लेकिन जिस किताब की फिलॉसफी ये कहती हो, जिस किताब की आयत ये कहती हो, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, कि जो तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता उसका कत्ल जस्टिफाई है, फिर सद्भाव नहीं हो सकता। तो सद्भाव किसके बीच? सद्भाव फ्रांस में देख रहे हैं, सद्भाव हम अमेरिका में देख रहे हैं, सीरिया में देख रहे हैं, लीबिया में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं। और हमारे और उनके बीच की सद्भाव की बात छोड़ दीजिए, उनके शिया और सुन्नी के बीच में सद्भाव नहीं है। तो हम ये सद्भाव का वड़ा पाव कब तक बेचेंगे? सद्भाव अच्छी बात है, दुनिया में हर आदमी पीस चाहता है, ह्यूमन टेंडेंसी है वो पीस चाहती है, लेकिन पीस की स्पेलिंग डिफाइन होनी चाहिए। इसलिए यह नहीं हो सकता एक तरफा। लिहाजा हमारे यहां नैरेटिव कहा गया कि देखिए साहब, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। जैसे ही आप ये कहते हैं, इस देश का सनातनी हिंदू अपोलोजिस्टिक हो जाता है कि शायद हमने कुछ गड़बड़ किया है। लेकिन हमारी ही देश के अंदर विद्वान लोग थे, आज उनका नाम भी आया और आपका एयरपोर्ट भी उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, ये उनकी भूमि भी है। लेकिन हमने उनके नाम से बड़ी सारी सड़कें बनाई, एयरपोर्ट बनाए, उनका गुणगान किया, बड़ी बड़ी मूर्ति बनाई। लेकिन उस शख्स ने जो किताब लिखी है, उस किताब में जो सच्चाई लिखी है पेज नंबर 334 के ऊपर, वो हमने अपनी औलादों को, बच्चों को, नस्लों को नहीं बताया। हम समाज में सच बोलने से डरते हैं। आप सच बोलिए, अगर किसी को राजनीति करनी है, किसी को टिकट लेना है, वो झूठ बोले, जस्टिफाई है। लेकिन आम आदमी को क्या संकट है कि वो सच बोलने से डरता है। इट वॉज B.R. अंबेडकर, उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में 334 पेज पे लिखा है कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था और जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है, यह विभाजन कंप्लीट नहीं है। यह कहने की हिम्मत है किसी में? तो सद्भाव ये बहुत अच्छा है, होना चाहिए। इस सद्भाव की कीमत हमारे बाप दादा, हमारे पुरखे लगातार दे रहे हैं। हमने कभी आज तक किसी को पूरी दुनिया में कोई बता दे, अपनी आस्था, अपनी किताब, अपनी परंपराओं, अपने फेथ के कारण किसी को लूटा नहीं, किसी की गर्दन पे तलवार नहीं रखी कि तुम हमारा फेथ नहीं मानोगे तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। हमने कभी नहीं कहा। और हम तो उस आदमी की पूजा करते हैं जो आदमी अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए श्रीलंका तक जाता है, सोने की लंका भी होती है, वहां लड़ता है, अपनी पत्नी को लाता है, उनका राजपाट उन्हें दे देता है। और यह समाज उन लोगों को अपना हीरो मानता है जो त्यागी होते हैं। भगवान राम वहां से जब लौटे तो सोना 2 किलो लेके नहीं आए कि अपने साथ लेके आए। अगर लेके आए होते तो वह कभी हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते। वो आए और उनका राजपाट दिया और उसके बाद में अपने देश में आकर के जैसी भी जिंदगी जी। इसलिए हमारे यहां त्यागियों का क्या वर्णन होता है। हमारे यहां बिजनेसमैन की मूर्ति नहीं लगती है, उसको कोई नहीं पूछता है। फिर भी ये समाज ये कहे कि साहब हमें सद्भावना दिखानी चाहिए। हमने सद्भावना दिखाते दिखाते हमारा अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। लेकिन हम बार बार, पूरा विश्व हमारा घर है, अपना घर सुरक्षित नहीं है। बंगाल में बंगाली सुरक्षित नहीं है, कश्मीर में कश्मीरी सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में 24 जिले सुरक्षित नहीं है, लेकिन पूरा विश्व हमारा है। ये कितना अच्छा लगता है। ये तो कोका कोला टाइप का विज्ञापन है भाई। तो धर्म का शब्द कहां से निकला, कैसे निकला, इस पे बातचीत हो और फिर उसके बाद हम तथ्यों पे बात करें, आंतरिक सिचुएशन पे भी बात करें, और भी बहुत सी घटनाएं उस पे भी बात हो सकती है।
मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात को जितने शॉर्ट में कहना चाहता था मैंने कही। टू नेशन थ्योरी के ऊपर एक विचार ये भी है कि ये इलाज दोनों तरफ से प्रस्तावित किया गया था। वी सावरकर ने भी टू नेशन थ्योरी के बारे में बोला था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि दोनों तरफ से कि एक किस्म से एक सोच ये उभरी थी उस वक्त पे कि टू नेशन थ्योरी ही शायद एक इलाज हो, सद्भाव का रास्ता हो? मैं किताब लिख रहा था, गन वर्सेस बटर। इट वाज ऑन डिफेंस एंड डेवलपमेंट थ्योरी। उस किताब को लिखते समय मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, जिसका मैं जिक्र करूंगा अगर समय रहा तो। और ये बात ख़ास तौर से यहाँ जो युवा पीढ़ी बैठी है इसको ज़रूर जानना चाहिए। वीर सावरकर मजबूरी में ये कह रहे हैं, वह प्रस्तावक नहीं है, उन्होंने ये इनिशिएट नहीं किया है। जिन्ना को मनाने के लिए जो डेलीगेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस जी खुद गए थे। सुभाष चंद्र बोस जी के जाने के बावजूद भी, सरदार पटेल जी के मनाने के बावजूद भी, गांधी जी के मनाने के बावजूद भी, नेहरू जी चाहे चुप रहते हुए थे लेकिन उस डेलीगेशन का हिस्सा ज़रूर थे, क्योंकि वह भयभीत थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट चली जाए। लेकिन वो शख्स नहीं माना और उस शख्स ने बार बार इंडियन मुस्लिम्स का हवाला देते हुए टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पहले रखा। जब वो नहीं माना और सारे लोगों ने उनको मनाकर देख लिया, जिनके मैंने नाम लिए, ये तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, अन्य भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी मनाकर देख लिया। जब कुछ नहीं हुआ तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो अब दो संस्कृतियां साथ रह नहीं सकती, क्योंकि खून खराबा जो इतिहास में जनरली पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए हमें पता नहीं है। नाखोली हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। ज़बरदस्त खून खराबा जब होना शुरू हुआ तो उस वक्त में ये मजबूरी में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ठीक है, अब दो नेशन बनने चाहिए, और ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो सब लोगों को जाननी चाहिए, ये बहुत सोची समझी साजिश थी और यहाँ पर मजहब का सहारा लिया गया था। हिंदूज कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। कोई किताब, यहाँ तक कि पाकिस्तान के ऑथर्स की बुक्स में भी कहीं ये नहीं लिखा कि हिंदूज की वजह से पार्टीशन हुआ। ये पार्टीशन जो डिमांड हुई थी, ये मूलतः हुई थी उत्तर प्रदेश और बिहार से। वहाँ पार्टीशन नहीं होता, बल्कि मेरठ से कुछ बहुत महान हस्तियाँ पाकिस्तान चली गई, वो वहाँ से वापस आई। कोलकाता से कुछ बहुत महान हस्तियाँ पाकिस्तान चली गई, वो वहाँ से वापस आ गए। मंडल जी जो वहाँ एक मिनिस्टर हुआ करते थे, वो वहाँ के एक्सप्लॉयटेशन से घबराकर वापस आ गए। ये हमको नहीं बताया जाता। तो वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर पाकिस्तान की आवाज़ ही नहीं उठ रही थी, उस पर्टिकुलर एरिया पर पाकिस्तान क्यों बना, ये ज़रा सोच कर देखिए। जब ये आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको इसके बीज मिलेंगे। वॉर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसने यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी बनाई, और उसका नाम है मैकॉले। अगर आप मैकॉले की रिपोर्ट पढ़ते हैं, वो रिपोर्ट नहीं जो सोशल मीडिया पे आती है, वो फेक है। अगर आप मैकॉले की रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसकी फिल्टरेशन थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको यह पता चलता है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजी के तहत बनाया गया था, और जहां यह बन रहा था वहां उसकी कोई डिमांड नहीं थी। इसीलिए वहां वो खून खराबा हुआ जो वहां के लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि यहां हो सकता है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यूपी बटेगा, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बिहार और बंगाल बस बटेगा, 1905 की तर्ज पर वेस्ट बंगाल बटेगा, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन वहां की जगह पाकिस्तान वहां इसीलिए बनाया गया क्योंकि मिडिल ईस्ट से गाइडलाइंस थी, और उसके साथ साथ ब्रिटेन की और रशिया की और अमेरिका की गाइडलाइंस थी। ये वो एक्सटर्नल थ्रेट्स थी जो काम देश के अंदर कर रहे थे। एक चीज ये तो सावरकर का जो हम नाम इसमें लेते हैं, उनका वो रिएक्शन है, उनका वो एक्शन नहीं है। रिएक्शन
देना कभी कभी मजबूरी होता है, समाज में, सोसाइटी में ये मजबूरी है। भाई जब कोई बात नहीं मान रहा, लगातार दंगे होते चले जा रहे हैं, जब जिन्ना ये स्पीच दे रहे हैं और लगातार ये बात कहते चले जा रहे हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस, यही उनके वर्ड्स हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस, टू डिफरेंट कल्चर्स एंड दे कैन नॉट गो टुगेदर। ये जब बात बार बार एक जगह से उठ रही है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तब मजबूरी में सावरकर जी ने भी ये कहा, जो मैं बिल्कुल जस्टिफाइड मानता हूं, कि जब एक कम्युनिटी को आप बिल्कुल पुशिंग टू द वॉल करना शुरू कर देते हैं तो वो कम्युनिटी रिएक्ट करती है। ये रिएक्शन 47 में भी था लेकिन बहुत माइल्ड था। ये रिएक्शन ही 2010 से शुरू होता है, तब भी माइल्ड था। फिर 13 में ये रिएक्शन बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे आज ये स्थिति है कि आज हिंदू संगठित हो रहा है। देखिए एक बात मैं यहाँ और आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी हम ये शुरुआत करते हैं मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन जलसा, जिसका जिक्र शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी कर रहे थे, हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब मुझ जैसे लोग ओम कह के अपना वक्तव्य प्रारंभ करते हैं, हम ही में से लोग कहने लगते हैं कि अरे क्या है ये पोंगा पंडित टाइप, हमें इज्जत से नहीं देखा जाता, क्योंकि हमको ये माना जाता है दे आर नॉट लिबरल्स। ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। जब आप अपना कल्चर भूल रहे हैं, सिविलाइजेशन भूल रहे हैं, और ये डिजाइन किसने किया? वॉर सेक्रेटरी ने, मैकॉले उसका नाम था। तो जब आप ये कल्चर भुला दिए जाने शुरू हो जाते हैं, या कोई भी सोसाइटी जब अपना पास्ट भूलना शुरू हो जाती है, तब ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं। मैं यहाँ जितने युवा उपस्थित हैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपको पता है देश में कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं? नहीं पता होगा। इस देश के अंदर 53 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग हैं, और जो डॉर्मेंट स्टेज में है उनकी संख्या भी लगभग 20 से 25 है। 53 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन रिकॉर्ड जिस देश के अंदर काम कर रहे हैं, नहीं मालूम इस हॉल के अंदर भी कोई उनका व्यक्ति बैठा हो। एक थ्योरी जिन्ना ने दी थी 1985 में, और उस थ्योरी के अनुसार उसने 3 लैंड्स में डिवीजन किया था। जिन्ना कोई हमारा दोस्त नहीं था, पाकिस्तान का कोई सदर हमारा कभी दोस्त नहीं रहा, और उसने फाइटिंग ऑन एनिमीज सॉइल करके थ्योरी दी थी। ये थी एसिमेट्रिक वॉरफेयर, साइकोलॉजी वॉरफेयर इसका एक हिस्सा है, जो मेहम ने सिद्धांत दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब आप देखिए वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जैसे कि भाई पुष्पेन जी ने कहा है अभी, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपके बेडरूम में लड़ी जाती है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपके ड्राइंग रूम में लड़ी जाती है, मोहल्ले में चाय की दुकानों पे लड़ी जाती है, स्कूल कॉलेजेस में टेक्स्ट बुक के माध्यम से लड़ी जाती है। तो आप ये कभी मत समझिएगा वॉर केवल बॉर्डर्स पे ठाए ठाए होती है। वॉर ठाए ठाए के साथ साथ हिटलर ने भी केवल ठाए ठाए नहीं की थी, उसने पर्चे गिराए थे। अमेरिका ने हिटलर को हराने के लिए बॉम्ब से पर्चे गिराए थे। मैं बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। और 47 के बाद एक थ्योरी और आई थी जिसको जिन्ना ने फॉलो किया था, और ये थी इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज। ये कौन सा इस्लाम है? ये वो इस्लाम नहीं है जिसकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं या करनी चाहिए। ये वो पॉलिटिकल इस्लाम है जिसके बारे में मैं शुरू में आपसे कह रहा था। पहला टेररिस्ट अटैक शुरू हुआ है 1 AD में, और ये क्रिश्चियन ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया एक मैसेकर था। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, और हमारे साथ श्री पुष्पेन जी, GD बख्शी जी, RSN सिंह साहब, हम लोग बार बार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के इस बात को कहते हैं, संभलो, देर बहुत ऑलरेडी हो चुकी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप फैनेटिक हो जाओ, हम ये नहीं कह रहे कि आप भाईचारा भूल जाओ, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि बराबरी पर खड़े होना सीखो। अगर कहीं कोई रमजान के अंदर पार्टी होती है तो नवदुर्गों में भी वो पार्टी हो, ऐसी डिमांड रखना सीखो।
मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, एक कहावत है कि कट्टरता अति कट्टरता को जन्म देती है। मैं बिल्कुल, अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि सद्भाव का वड़ा पाव बहुत देर तक बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है, या आप जैसा आपने कहा हिंदू संगठित हो रहा है, तो हिंदू संगठित हो रहा है, लेकिन क्या हिंदू संगठित इस वॉरफेयर के अगेंस्ट होते होते कहीं कट्टर तो नहीं हो रहा है? दूसरी चीज़ एक ये है कि हम लोग इसका कंक्लूजन कहाँ होगा? आप कह रहे हैं कि बराबर में खड़ा होना सीखो, लेकिन ये एक अलग किस्म की कट्टरता ला रही है काफ़ी लोगों में, और एक कंपैरिजन बन रहा है, एक कंपटीशन बन रहा है। ये कॉम्पिटिटिवनेस कहीं ना कहीं और ज़्यादा डूम की तरफ नहीं लेके जा रही है हमें? देखिए, मैंने कहा कि आई रिस्पेक्ट यू सर, ये ख्याल अच्छा है गालिब, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। जो अभी पवन भाई ने जब बात कर रहे थे उसमें 2 लाइन ऐड कर दूं फैक्चुअल उसके लिए, ताकि लोगों को और ओपन हो जाए। 29 दिसंबर 1930 इलाहाबाद मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। उस अधिवेशन को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कश्मीर के एक सपरू परिवार के कन्वर्टेड, उनके फोरफादर कन्वर्ट हो गए थे, उनका नाम था मोहम्मद इकबाल। इलाहाबाद के अधिवेशन में पहली बार उन्होंने कहा कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए। तब शायद सावरकर की कभी जिक्र नहीं हुआ। 1946 में 2 घटनाएं घटती हैं, सावरकर उसमें कहीं शामिल नहीं है। 1946 में मुस्लिम लीग की तरफ से पहला डायरेक्ट एक्शन की बात कही गई, और उस पहले डायरेक्ट एक्शन के तहत जो यूनाइटेड बंगाल था, उस बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर था, प्रोविंशियल असेंबली का चीफ मिनिस्टर था शहीद हुसैन सोहरावर्दी, और डायरेक्ट एक्शन के तहत वहां की पुलिस को चीफ मिनिस्टर छुट्टी देता है और 14 से 15 हजार हिंदुओं को सड़कों पे काट के डाल दिया जाता है। यह 16 अगस्त 1946 की घटना है। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी साल 1946 में भारत में चुनाव होता है। एक तरफ वायलेंस, दूसरी तरफ चुनाव, एक ही साल में हो रहे हैं। घटना को जोड़ के देखिए। और उस चुनाव में पूरे भारत की जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उनकी टोटल स्ट्रेंथ थी 1585, 1585, और उसमें से 492 सीटें रिजर्व थी मुसलमानों के लिए। मैं कोई अपनी ओपिनियन नहीं देता 90%। इलेक्शन कमीशन के आर्काइव में जाइए और जरा देखिए जाकर के कि 1946 के स्लोगन क्या थे, नारे क्या थे, इशू क्या थे, चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा था। मुस्लिम लीग का नारा था 1946 में, मर मर के लेंगे पाकिस्तान, हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान। ये उनका मेन स्लोगन था। और उसको कांग्रेस पार्टी ने उस पूरे इलेक्शन को ये कोशिश की कि पाकिस्तान बनाने वालों में और भारत के बचाने वालों के बीच में ये चुनाव हो रहा है। 492 सीट में से मुसलमानों के लिए जो रिजर्व थी, उसमें से मुस्लिम लीग को 429 सीट मिली। 89% ऑफ द टोटल वोटर ऑफ मुस्लिम्स। और आपके महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर एक जगह है बायकोला, उस बायकोला सीट से मोहम्मद अली चुनाव लड़े थे और जीते। तब से लेकर आप आज तक इस भाईचारे के बावजूद भी मुस्लिम लीग के जिस बायकोला सीट से जीते, आज तक वहां से मुसलमानी कैंडिडेट जीतता है, दूसरा जीतता नहीं है। यह ऐसा भाईचारा है। और आप देखें कि मात्र 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन होता है, चुनाव होते हैं, चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, और 1 साल के बाद उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर डायरेक्ट एक्शन हुआ, उसी तर्ज पर भारत का विभाजन हुआ।
लोग लाखों में मारे गए, वहां हजारों में मारे गए। तो उस वक्त भी कहीं सावरकर नहीं थे। तो हमारा सवाल यह है कि हम आज भी जब ये कहते हैं कि हमें सद्भावना की बात करनी चाहिए और हम कट्टर हो जाएंगे तो कट्टरता जो है वो और ज्यादा डेंजरस है। तो 47 में तो हम कट्टर नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जब चढ़ाया जा रहा था तो कौन कट्टर था? जब लाल किले के सामने मीना बाजार पर हिंदू महिलाओं को नंगा करके उनकी बोली लगाई जा रही थी तो कौन कट्टर था? तो फ्रांस में कट्टरता किसने फैलाई है? हमने फैलाई है। इंग्लैंड में किसने फैलाई है? बांग्लादेश में किसने फैलाई है? श्रीलंका में बम कौन फेंक रहा है? एक घटना बता दीजिए भारत के अंदर और भारत के बाहर कि कभी कोई अपनी किताब से, अपनी आस्थाओं से, अपनी परंपराओं से, अपने सरोकारों से किसी ने अपने सीने पे बम बांध करके मस्जिद पे घुस गया हो? एक बता दीजिए। हम तो इतने प्रोवोकेशन के बावजूद भी नागपुर की धरती, जहां बहुत सारे प्रचारक भी हैं और यहां से विचार भी निकलता है, उसमें भी आज हम अगर ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कट्टरता बढ़ेगी तो और मुश्किल होगा। हम तो कट्टरता आज भी नहीं बढ़ा रहे। आज भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूं ये बात, आप सब माने दुनिया में तमाम कुछ प्रचार कर दिया गया हो कि भारत का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है बड़ा कट्टर है, बड़ा हिंदूवादी है। 50 साल का, 60 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए। पिछले 7 साल में जितनी योजनाएं, जितना पैसा मुसलमानों को भारत के संविधान को रौंदते हुए दिया जा रहा है, उतनी सेकुलर सरकारों ने भी नहीं दिया। कट्टरता कहां बढ़ रही है? कट्टरता तो इस देश में एक तरफा है, हम तो सिर्फ उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए कट्टरता का जवाब कट्टरता नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। इनटॉलरेंट, और हमें टॉलरेंट होना चाहिए। हिंदू सोसाइटी को इनटॉलरेंट नहीं होना चाहिए। भगवान राम को टॉलरेंट होना चाहिए था। भगवान राम ने अधर्मियों के खिलाफ हथियार उठाया, रावण के खिलाफ हथियार उठाया, और उस समुद्र जिससे पूजा कर रहे थे, सद्भावना कर रहे थे कि रास्ता दे दे, वो नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही धनुष बाण संभाला उसने रास्ता दे दिया। अगर पुलिस इस देश की बलात्कारी, लुटेरे, चोर के साथ टॉलरेंट हो जाएगी तो समाज चलेगा। तो जो समाज में आताताई हैं, जिहादी हैं, लफंगे हैं, गुंडे हैं, बलात्कारी हैं, डकैत हैं, उनके साथ में आपको हथियार से ही बात करनी होगी। उनके साथ में रामायण के मंत्र पढ़ने से सद्भावना नहीं क्रिएट होने वाली है। लिहाजा मैं मानता हूं कट्टरता 2 तरीके की होती है कि आप किसी ऐसी चीज से प्रेरित हो कि आप बैक आ ही नहीं सकते। हमारा कोई ग्रंथ, कोई किताब ने आज तक किसी को कहा हो कि आप किसी पे कब्जा कीजिए। हमारा इतिहास में हमने किसी पे हमला नहीं किया, वहां की औरतों को लूट के लाए नहीं। हमारी किताब कहीं से ये नहीं कहती कि औरतों का भी हिस्सा बांट होगा, माले गनीमत हमारे यहां नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए 2 चीजों को फर्क समझिए। उनकी फिलॉसफी है और उस किताब के अलावा वो कुछ मान नहीं सकते। इसलिए फ्रांस में भी गर्दन कटती है, इंग्लैंड में भी मारा जाता है, और आप श्रीलंका में भी बम धमाका करते हैं। और ये बात आज की नहीं है, क्योंकि उसकी उस फिलॉसफी के बारे में अभी भी हमारे देश में लोग उसको क्या समझते हैं? जैसे हिंदुओं की एक समस्या है, दिवाली मनाना, होली मनाना हिंदुइज्म है। हम समझते हैं हमने ये मना लिया, हम हिंदू हैं, हमारा नाम हिंदू है, हिंदू हैं। इसलिए हम कंफ्यूज हैं। लिहाजा एक झूठ बोला गया जो इस्लामिक एकेडमिक पॉइंट से गलत है। कहा गया कि साहब ये जो मस्जिद है और मंदिर है ये सब बराबर है, ये सब बराबर है। ये बराबर नहीं हो सकते। इस्लाम के अंदर मस्जिद का कंसेप्ट नहीं है। मस्जिद उनके लिए सेक्रेड प्लेस नहीं है। इसलिए मस्जिद से जब कश्मीर में मस्जिदों के अंदर हथियार रख करके नारे लगाए गए कि ए काफिरों, ए हिंदुओं, तुम कश्मीर को छोड़ो और कश्मीर में रहना है तो ला इलाहा कहना होगा, ये मस्जिद से नारे लगे, उसी मस्जिद से गोली चली, उसी मस्जिद से सीआरपीएफ पे हमला हुआ। लेकिन हिंदुस्तान के प्यारे भोले भाले
शरीफ पीसफुल मुसलमानों ने कभी उस मस्जिद के मौलवी के खिलाफ फतवा जारी किया? इसलिए उनकी फिलॉसफी में वो किताब है जिसको नहीं मानेंगे तो उनके यहां मार दिए जाएंगे। इसलिए हमारे यहां औरंगजेब की हिस्ट्री पढ़ाई गई, शिवाजी की पढ़ाई गई। हमारे यहां यह तो बताया गया कि देखिए साहब, घूंघट कितनी बुरी प्रथा थी, सती कितनी बुरी प्रथा थी, लेकिन किसी ने यह पढ़ाया कि घूंघट सती बहुत बुरी प्रथा थी, लेकिन बुरखा क्या था, अच्छी प्रथा थी। तो बुरखे के बारे में किसी ने क्यों नहीं मुहिम चलाई? और हमारे यहां नैरेटिव ही गलत क्रिएट किया गया कि हमारे मजहब, हमारी मान्यताओं का हिस्सा घूंघट कभी नहीं थी। हमने कहीं कहीं किताबों में कोई तस्वीर नहीं देखी कि कोई रानी, कोई बहू, कोई महिला घूंघट करके आई हो। अरे आताताई जिहादियों की आंखों में हवस थी, उससे बचने के लिए औरतों ने घूंघट कर लिया। युद्ध में पकड़े जाने के बाद उस हरम का हिस्सा बनने से ज्यादा अच्छा उन्होंने समझा कि हम आत्महत्या कर लें, सती कर लें, इसलिए वो हो गए। इसलिए नैरेटिव गलत है मेरे भाई। लिहाजा हम कट्टर नहीं हो रहे, हम चाहते हैं हिंदू सनातनी समाज अपने झूठ को बाहर निकाले, सच को पढ़े, और जब आप सच पढ़ने लगेंगे तो सच जीने लगेंगे, तो फिर इस देश में करोड़ों आर.एस.एन. सिंह, जी.डी. बख्शी, पवन सिन्हा, ललित अंबरदार, सुशील पंडित पैदा होंगे। और अपने अंदर से लालच और डर को निकाल दीजिए। जो आदमी में लालच होता है वही डरता है, वही कायर होता है, वही समझौतों के रास्ते ढूंढता है, वो लड़ता नहीं है। जितना भी हमने ये विमर्श इतना बड़ा है कि हम इसको दिनों दिन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी यहाँ बातचीत हुई तो आपको इट मस्ट बी हेल्पिंग यू इन पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। सो मैं ये कहते हुए अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.